वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 27। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जाकर देखकर एंजॉय कर फिर यहाँ पर आइए और देखिए एंजॉय पे एंजॉय। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली को एक बार फिर जिंदा देखकर ये जे बौखला गया था। एंड इस पार्ट में बताऊं क्या होता है। सिंडी ली को बिजनेसमैन के समझकर उससे मिलने जाती है, पर उसके आदमी कह देते हैं कि वो आपसे मिलने को तैयार नहीं है। एंड वो गुस्सा हो जाती है कि मेरे ही होटल में रहकर वो मुझसे नहीं मिलना चाहता, ऐसा कैसे। पर उसका असिस्टेंट उसे शांत करता है कि मैम, सब्र का फल मीठा होता है ना, आपको पता है, जरा चुप हो जाइए। एंड यहाँ जे के घर में बिल्कुल सीरियस डिस्कशन चल रहा होता है कि ली दोबारा आ चुका है, न जाने कौन सी मुसीबत खड़ी करेगा हम सब के लिए। पर नेल कहता है कि यहाँ तो पूरा कोरिया अपने हाथ में है, इकलौता ली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में जेराल्ड आकर बताता है कि असल में ली पर अब डेविड के कत्ल का केस नहीं है, क्योंकि मरने से पहले पैनी के असिस्टेंट ने ये कबूल कर लिया था कि वही कातिल है। इसलिए ली अब एकदम आजाद है, ये बात याद रखना सभी। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है उस बॉस की वजह से जो ली को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमें अब बुरे से बुरे दिन के लिए तैयार रहना होगा। अब दोस्तों जे पैनी को कॉल करता है, क्योंकि उसी ने जे से कहा था कि ली मर चुका है, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आता है। वहाँ रोशी ली से कहती है कि मुझे पैनी पर शक है। ली कहता है पैनी पर शक? उस पर कभी शक मत करना, क्योंकि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है जो शायद तुम नहीं जानती। रोशी कहती है फिर भी हमें उस पर नजर रखनी चाहिए, ये उसके फोन की कॉपी है, यानी उसके फोन पे जो भी कॉल आएगा वो इस पर भी आएगा। इससे पता चल जाएगा कि जे उसे कॉल करता है या फिर नहीं। दूसरी ओर मोजो को दिखाते हैं, वो डोडो ग्रुप के होटल में आता है, क्योंकि पैनी ने उसे कार्ड देकर इनवाइट किया था। उसे देखकर सिंडी का असिस्टेंट बताऊं क्या कहता है, यहाँ भिखारी अलाउड नहीं है, निकलो बाहर। पर तब पैनी आकर बता दिया, अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये हमारा गेस्ट है और के से मिलने के लिए आया है। ये कहकर दोस्तों वो मोजो को ली के पास लेकर जाती है। सभी सर झुकाते हैं तो मोजो को लगता है कि शायद के बहुत बड़ा आदमी होगा, क्योंकि ये सभी इतनी रिस्पेक्ट उसको दे रहे हैं। वो अंदर आता है तो वहाँ ग्रे को देखकर शॉक हो जाता है। वहाँ पर तरह तरह के डिशेस रखे होते हैं। पैनी कहती है तुम दोनों बैठकर आराम से खाओ, मेरा बॉस थोड़ी देर में आएगा। ये कहकर वो चली जाती है। दोस्तों तो देखो अब इन दोनों की ना हालत खराब हो जाती है। ये घबराने लग जाते हैं कि कौन है ये के, कहीं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को चुराकर बेचने वाला कोई गैंग तो नहीं है ये। मोजो कहता है कि ऑर्गन्स चुराने वाले ऐसी दावत नहीं देते, समझे। एंड इस पर ग्रे तुरंत बैठकर खाने लग जाता है और मोजो के मुंह में भी खाना घुसा देता है कि लो लो तुम भी खाओ, इस क्राइम में शामिल हो जाओ तुम भी। मोजो भी बेचारा कई दिन से भूखा था तो वो दबा के खाने लगता है। अब खाते खाते वो ड्रिंक भी कर लेते हैं और तब आता है ली। दोनों शॉक में होते हैं कि चैंग तुम जिंदा हो क्या। दोस्तों आपको पता है ना, कहीं भूल तो नहीं गए, चैंग ही ली है और ली ही चैंग है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि ये ली है, इसलिए वो चैंग कह रहे हैं। अब उसे जिंदा देखकर और वो भी इतनी पावरफुल पोजीशन में देखकर दोनों बड़े खुश होते हैं। ग्रे तो कहता है कि यार तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो और हमारे लिए तुमने इतना कुछ किया, तुम वो जियोंग को भी बुला लेते। दोस्तों जियोंग यानी आपको पता है ना कौन, अरे जिना भाई, कैसे भूल गए आप। अब इसका नाम सुनकर ना पैनी और रोशी दोनों घबराकर ग्रे को बाहर लेकर जाती हैं और ली से कहती है कि तुम मोजो से बात करो, इसे हम संभाल लेंगी। ली मोजो से कहता है कि मुझे आपके बारे में सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, ये सब उस जे का किया कराया है जिसने न सिर्फ आपको काम से निकलवाया बल्कि वो डोडो ग्रुप को मिटाने जा रहा है। एंड यहाँ मोजो इमोशनल होकर कहता है कि मैंने उस कंपनी के लिए दिन रात काम किया, लेकिन आखिर मुझे मिला क्या, सिर्फ धोखा। मैं बहुत ही गरीबी हालत में हूँ यार। ली कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ शिप का एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, आप मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, उसके लिए ये एडवांस रख लीजिए आप। कहकर दोस्तों वो मोजो को एक चेक देता है, उसमें जीरोस को गिनकर मोजो तो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो 3 मिलियन है। ली कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, वैसे आप इससे भी ज्यादा के हकदार हैं, क्योंकि आप जैसा विश्वसनीय और ईमानदार आदमी शायद ही कोई मुझे मिल पाएगा। डोडो ग्रुप ने असल में आपको खो दिया, जिसके लिए वो लोग बहुत पछताएंगे, अब देख लेना। एंड यहाँ मोजो भी रो पड़ता है कि मैं जिंदगी भर इस मदद को नहीं भुला पाऊंगा यार। दूसरी ओर दोस्तों पैनी और रोशी ग्रे को बताती है कि ली के सर पर बुलेट लगा था, जिसकी वजह से उसका सर में बहुत दर्द होता है। जियोंग की यादें उसको बहुत परेशान करके रख देती हैं। दोस्तों आपको तो पता है ना कि ली के दिमाग से जिना यानी जियोंग की याद सब निकाल दी थी, याद है ना आपको, इसीलिए ये कह रहे हैं उसको कि उसके सामने इसका नाम मत लेना, जिना का नाम मत लेना। मतलब ये लोग उसे आगे कहते हैं कि अगर उसे जियोंग की याद आ गई तो वो दर्द के मारे तड़प तड़प कर मर भी सकता है। दोस्तों इस तरह दोनों उसका ब्रेन वॉश करती हैं। अब ये सुनकर उसे भी जियोंग यानी जिना के लिए बहुत ही बुरा लगता है। अगले सीन में जिना एक रेस्टोरेंट में खा रही होती है और वहाँ पर नाथन पहुँच जाता है। उसको देखते जिना तो इतना इरिटेट होती है कि क्या कहें। नाथन कहता है देखो जे तुम्हारा भी दुश्मन मेरा भी दुश्मन, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसका खात्मा कर दें। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी का लीगल एडवाइजर बना दूं, अगर तुम्हें मंजूर है तो आज रात इस बार में आ जाना। कहकर वो एक बार का पता बताता है। उस रात जिना उस बार में जाती है, पर वहाँ दोस्तों ये एंड्रयू है ना, जो ये किसी दूसरे लॉयर से मिलने आया होता है,
क्योंकि वो किसी भी हालत में जिना को डोडो ग्रुप में नहीं लेना चाहता। उसे डर है कि अगर जिना डोडो ग्रुप में आ जाएगी तो उसे जेजे से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी और खुद अपनी सीईओ की पोजीशन से हाथ धोना पड़ सकता है उसको। लेकिन फिर भी वो जिना को बहुत पसंद करता है, पता है ना आपको। जिना को देखकर वो मीटिंग कैंसिल करके निकलने वाला होता है कि तभी वहाँ पर नाथन आ जाता है एंड वो जिना का हाथ पकड़कर कहता है कि अब तुमने मेरी टीम में आने का फैसला कर ही लिया है तो क्यों ना अकेले में कुछ डिस्कशन किया जाए। कहकर वो जिना को अपने कमरे की चाबी देकर चला जाता है। जिना तो उसे मन ही मन कोसकर वहाँ से जाने वाली होती है कि एंड्रयू उसको पकड़ लेता है और पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, तुम्हें उससे क्या, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। जब मेरा भाई मरा तो मेरी क्या हालत हुई थी क्या तुम जानते हो। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ अभी। मैंने अब डोडो ग्रुप की लॉयर बनने का फैसला कर लिया है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, समझे, कुछ भी। वह कमरे में नाथन के पर निकल आते हैं और वो जिना के इंतजार में बेड सजाने लग जाता है। तभी डोरबेल बजती है तो वो अंदर से कहता है कि अरे मेरी जान, बेल बजाने की क्या जरूरत है, मैं चाबी तुम्हें देकर आया था ना, जल्दी अंदर आ जाओ। पर अंदर आता है एंड्रयू। वो नाथन को पीटने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी जिना को यहाँ पर बुलाने की। एंड नाथन भी चिल्ला देता है कि अरे तुम इतना क्यों चल रहे हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। दोस्तों दोनों में यहाँ पर खतरनाक लड़ाई होती है। यहाँ से अगला सीन होता है एंड्रयू का। वो बाहर आ जाता है और वो डोर से जिना को देखता है जो अपने भाई की फोटो को देख रही होती है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि डोडो ग्रुप को नई लॉयर मिल चुकी, तुम बाकी सारे इंटरव्यूज कैंसिल कर दो। इस तरह वो जिना को लॉयर के तौर पर अपॉइंट करने के लिए मान जाता है। दोस्तों अगले दिन की बात है, सिंडी जॉगिंग कर रही होती है और तब ली और रोशी उसके पास से गुजरते हैं। सिंडी तो उसको देखकर झट से चैंग कहकर बुलाती है। उसको पहले लगता है कि ये चैंग है, नहीं फिर वो सोचती है कि ये तो मर गया, नहीं फिर वो कहती है कि चलो इसका पीछा करते हूँ। अब जैसे ही वो उनका पीछा करती है तो ली और रोशी बड़ी तेज भागते हैं। लिफ्ट में ली रोशी से पूछता है कि कहीं मैंने इस लड़की से प्यार तो नहीं किया था कहीं, जो ये मेरे पीछे इस तरह पड़ रखी है, इससे भी मेरी कोई अच्छी जान पहचान थी क्या। रोशी हंसकर कहती है कि हाँ हो भी सकता है, तुम कुछ दिन इसके असिस्टेंट भी रह चुके थे। लगता है दोस्तों ली के दिमाग से इसकी भी यादें चली गई है। यहाँ ऑफिस में सिंडी अपने असिस्टेंट से पूछती है कि उसके बारे में कुछ पता चला क्या, मुझे तो वो एकदम चैंग ही लगा था। पर वो सभी कहते हैं कि हो ही नहीं सकता मैडम, चैंग तो मर चुका। यहाँ ली की टीम जेजे के लिए नया जाल बिछाने का प्लान बनाती है। पैनी को लगातार कॉल आता है तो ली कहता है कि उसे अटेंड कर लो अटेंड, कोई बात नहीं। एंड पैनी भी फोन लेकर अलग जाकर बात करती है। असल में जेजे ने फोन किया था पर इनके पास तो पैनी के फोन की एक कॉपी है तो वो उस कॉल को सुनने लग जाते हैं। जेजे पूछता है कि अरे कहाँ मर गई हो तुम, क्या तुम जानती हो कि ली जिंदा है। वो कहती है नहीं, मैं फॉरेन में थी, कुछ दिन पहले लौटी हूँ। फॉरेन में थी छोड़ो अभी, मेरी बात सुनो, ली जिंदा है। और तुम्हें याद है ना, तुमने उस ब्लूप्रिंट के जरिए चाइना में बिजनेस चलाने में मेरी मदद करने का फैसला किया था और मुझे वादा भी किया था, डील भी साइन की थी तुमने, उसका क्या हुआ। देखो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, तुम जल्दी मेरी जगह पे आ जाओ। कहकर वो कॉल काट देता है। दोस्तों अब पैनी जाने वाली होती है कि अचानक पार्किंग लॉट में ली के आदमी उसको घेर लेते हैं। ली अपने पापा से यानी कि बॉस से बात करता है तो वो कहता है कि देखो बेटा, अपने बिजनेस में सब रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। तभी मोजो पूछता है किस रूल्स की बात कर रहे हो। ली कहता है कि रूल यह है कि गद्दारी का अंजाम होता है मौत, वो मरने वाली है। ये सुनकर तो क्रेग की हालत खराब हो जाती है कि ये चैंग खतरनाक डॉन कब से बन गया। यहाँ से दिखाते हैं कि ली पैनी को शूट करने वाला है। उसका आदमी उसे गन देता है और वो अकेले एक कमरे में जाता है जहाँ पैनी को रखा गया है। तो वो पैनी से पूछता है कि तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स अच्छी तरह जानती थी है ना। वो कहती है हाँ, और ये भी जानती हूँ कि मेरा आखिर आ चुका है। ली कहता है कि वेरी गुड, मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल करना है। उस दिन मुझे शूट करने का तुम्हारा और तुम्हारे असिस्टेंट का प्लान था ना, फिर तुमने बॉस को शूट करने की कोशिश क्यों की। वो कहती मैं तुम्हें शूट कैसे करती बताओ, और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपने असिस्टेंट को शूट कर दिया क्योंकि उसने कार में बॉम्ब सेट कर दिया था। मुझे पहले तुम बहुत अच्छे लगते थे और अब भी लगते हो, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हारे हाथों मेरी मौत होने जा रही है। कहकर दोस्तों वो रोने भी लगती है। अब ली की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तब सिर्फ एक गन शॉट सुनाई देता है। ली बाहर निकलता है और अपनी गन एक आदमी को देता है। पैनी को दिखाते हैं जो चेयर के साथ नीचे पड़ी हुई है। ली कहता है कि उसकी बॉडी को डिस्पोज करने का काम मोजो संभालेगा, अब हमें चलना चाहिए। कहकर वो सभी निकल जाते हैं। एंड मोजो जाकर चेक करता है तो पैनी मरी नहीं, जिंदा होती है। मोजो कहता है कि ली के आदमियों को और खासकर बॉस को पता नहीं चलना चाहिए कि ली ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना रूल्स के अगेंस्ट जाने की वजह से ली की जान को भी खतरा हो सकता है। तुम कहीं चले जाओ और यहाँ कभी मत आना। पर पैनी कहती है जेजे मुझ पर विश्वास करता है कि मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, इसलिए मैं उसे ज्वाइन करने वाली हूँ और उसे जो इन्फॉर्मेशन मिले वो मैं तुम्हें बता दूंगी, जिससे ली की मदद हो जाएगी। इस तरह मैं एक डबल एजेंट बनकर काम करूंगी। और कोई रास्ता न पाकर मोजो भी मान जाता है। चलिए जरा चेयरमैन की वाइफ की भी हाल देख लेते हैं क्या है।
तो चेयरमैन की वाइफ चेयरमैन के पीए को भी घर से निकल जाने को कह देती है, पर वो कहता है मैं चेयरमैन का पीए ही नहीं उसका दोस्त भी हूँ, तुम्हारी दाल मेरे पास नहीं गलेगी। चेयरमैन की वाइफ गुस्सा होकर बाकी नौकरों को बुलाकर कहती है, आज से तुम लोग चेयरमैन का कोई काम नहीं करोगे, उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, उनके कमरे की सफाई, इस तरह का कोई भी काम तुम लोग नहीं करोगे, क्योंकि वो सारा काम ये पीए करेगा। क्यों पीए, कैसा लगा तुम्हें? आखिर वो चेयरमैन का वफादार नौकर जो ठहरा। इस तरह दोस्तों सारा काम वो पीए के सर पर थोप देती है। फिर वो दवा लेकर चेयरमैन के कमरे में जाकर साइको की तरह चिल्लाती है, तुम मुझे बहुत टॉर्चर कर चुके, अब तुम उम्र भर पड़े रहोगे इस व्हील चेयर में, जिंदगी भर तुम चल फिर नहीं पाओगे और तुम्हारी बेबसी को देखकर मैं खुश होंगी, कहकर वो दवा देती है दोस्तों। लेकिन चेयरमैन को विश्वास है कि उसके पैर जरूर ठीक हो जाएंगे। वो सोच लेता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब देखो मैं कैसी तुम्हारी आरती उतारता हूँ। लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी इस पीए की, उसकी हर जरूरत को पूरा करता है, वो उसकी बहुत अच्छी देखभाल भी करता है। चलिए यहाँ जाइए जेजे की तरफ। वो अगली पब्लिक स्पीच की तैयारी कर रहा होता है कि क्या क्या झूठ बोलूं, किस तरह लोगों को टोपी पहनाऊं, ऐसा क्या कहूं जो लोग मेरी बात पर विश्वास करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतने में पैनी का कॉल आता है जो बताती है, मैं मरते मरते बची हूँ, ली को पता चल गया है कि मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, पर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकल पाई हूँ। जेजे उसको तुरंत घर बुलाता है एंड वो बताती है, ली या उसके किसी भी आदमी ने मुझे देख लिया ना तो मेरी मौत निश्चित है। अब वो लोग पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ली का प्लान क्या है? वो कहती है फिलहाल तो उसने कोई प्लान नहीं बताया, पर मैं उसके एक आदमी को अच्छे से जानती हूँ जो हमें इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। जेजे पूछता है लेकिन तुम ली को खत्म क्यों करना चाहती हो, ऐसा क्या हो गया? कहती है अगर मुझे जिंदा रहना है ना तो उसको खत्म करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। तब किमी कहती है तुम डरो मत, इसे अपना ही घर समझो, तुम अपनी चीजें लेकर यहाँ पर आ जाओ, कहकर वो पैनी को दोस्तों भेज देते हैं। लेकिन जेजे बड़ा शातिर कहता है हमें इस पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तब नेल कहता है कि सच जानने का एक तरीका है मेरे पास, कहकर वो जिराल्ड को कॉल करता है और पूछता है क्या ये सच है कि ली ने पैनी को खत्म करने का ऑर्डर दिया है? वो कहता है कि हाँ, मेरे आदमी ने बताया कि ये इन्फॉर्मेशन सच है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अनुसार इसको मार डालने का ऑर्डर ही दिया गया है, अगर उन लोगों ने उसे कहीं भी देख लिया तो तुरंत शूट कर देंगे। तो ये सुनकर नेल जेजे से कहता है कि हाँ सच में पैनी की जान खतरे में है, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना होगा। अगर इस मुश्किल में हम उसका साथ दे गए तो हमें ली के प्लान के बारे में कोई न कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। अगले सीन में पैनी एक बार में बैठी पी रही होती है, तभी वहाँ पर जेजे भी आ जाता है और कहता है तुम इतना क्यों पी रही हो? पैनी कहती है शायद आप ली के बारे में नहीं जानते, वो लगभग मेरी जान ले चुका था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग कर आई हूँ, अब मेरा है ही कौन, मेरी फिक्र कौन करेगा? इस तरह वो अपना मेलोड्रामा शुरू करती है। तब जेजे बॉडीगार्ड को इशारा करता है तुम जरा बाहर जाओ, वो भी चला जाता है और तब जेजे उसको दिलासा देने के बहाने उसको टच करता है और कहता है तुम घबराना मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुनकर पैनी मन में सोच लेती है कि बेटा अब आया ना तू रास्ते पर। चलिए दूसरी ओर ली की टीम टीवी देख रहे होते हैं जिसमें लॉयर के तौर पर जिना कुछ कह रही होती है। उसको देखकर ली कहता है ये लड़की ठीक रहेगी, इसी के जरिए हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। मोजो चौंक कर कहता है क्या तुम इसको जानते नहीं? यही तो है जियोंग यून जो तुम्हारे साथ डोडो ग्रुप में काम करती थी। दोस्तों वो जियोंग यून का नाम लेता है और तभी अचानक से ली के सर में दर्द होता है बहुत तेज और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी ग्रे कहता है कि सॉरी मोजो, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था कि हमें किसी भी हालत में ली को जियोंग यून की याद दिलानी ही नहीं चाहिए, यानी दोस्तों जिना की याद, वरना उसकी जान को खतरा है। ली जैसे उसका नाम सुनेगा वो बेहोश हो जाएगा, उसके सर में दर्द होगा बहुत तेज। दूसरी ओर दोस्तों जिना के ऑफिस में कॉल आता है कि जिना को डोडो ग्रुप का लीगल एडवाइजर चुन लिया गया है। जॉन और बाकी लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। जिना भी यकीन नहीं कर पाती कि ये कैसे हो गया, असल में एंड्रयू ने उसको सिलेक्ट किया था ना। नाथन कहता है कि बेटा जियोंग को डोडो ग्रुप में वापस लाकर तुम बुरी तरह फंस चुके हो। तुम जेजे को सपोर्ट करते हो लेकिन जियोंग जेजे को अपना दुश्मन मानती है और तुम जियोंग से प्यार करते हो। अब तुम ना जेजे की साइड ले पाओगे और ना ही जियोंग की। इस तरह तुम एक चक्रव्यूह में फंस गए हो। सोच लो कि तुमने खुद अपने सर पर गोबर मल लिया है, कहकर वो आराम से चला जाता है दोस्तों। तो अगले सीन में जिना को ऑफिशियली डोडो ग्रुप का लीगल एडवाइजर बना दिया गया है और उसे उसका काम एक्सप्लेन करने के लिए एंटी उसको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ कुछ दूर पर ली की टीम बैठी होती है और ली उनकी बातें सुनने की पूरी कोशिश करता है लेकिन सुन नहीं पाता। असल में एंड्रयू उसे बताता है कि चाइना से के नाम का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आया है जो एक शिपिंग प्रोजेक्ट करने वाला है। उसका कॉन्ट्रैक्ट डोडो ग्रुप को मिलना चाहिए और उसके लिए लीगली जो कुछ करना है वो तुम्हें करना होगा। पर जिना कहती है कि मुझे सबसे पहले जेजे के सारे फाइल्स चाहिए। एंड्रयू अब टेंशन में हो जाता है कि वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम यहाँ पर कंपनी के लॉयर बनकर आई हो, ना कि अपना पर्सनल रिवेंज लेने के लिए। वहाँ दूसरी ओर ली कहता है कि इस एंड्रयू को देखे हुए कितने दिन हो गए, पर आज भी ये बिल्कुल पागल ही लगता है मुझे। तब मोजो और ग्रे ली को बताते हैं कि यही वो लॉयर है जिसे तुमने टीवी पर देखा था।
उसे लगता है कि उसके भाई का कत्ल जेजे ने किया है, इसलिए वो जेजे को कातिल साबित करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। ली कहता है तो ठीक है, तब तो ये हमारे प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। आप उससे मिलकर हमारा प्लान एक्सप्लेन कर दीजिए उसको। अब मोजो भी जिना से मिलने जाता है। मोजो को देखकर जिना भी शॉक होती है और थोड़ी खुश भी कि सर आप कैसे हैं? वो कहता है हाँ ठीक हूँ, पर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है प्लीज। तो अगले सीन में दोनों कार में जा रहे होते हैं और मोजो न जाने जिना को जेजे के बारे में क्या बता रहा है। खैर ये तो आगे पता चलेगा क्या बता रहा है। दूसरी ओर एक सर्वे किया जाता है कि इस इलेक्शन में कौन कितने मार्जिन से जीतेगा या हारेगा। सर्वे में आता है कि जेजे बहुमत से जीतेगा। बस दोस्तों, जेजे की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। पर नेल कहता है कि बेटा सर्वे से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैदान में उतरकर कैंपेन करना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं ये देखना होगा। इसी बीच जिना किमी को कॉल करके कहती है कि सॉरी, उस दिन इंटरव्यू में मैंने आपका भी नाम ले लिया था और इंटरव्यू के अंत में मैंने ये भी कह दिया था कि अगला इंटरव्यू आपका होगा, इसलिए क्या आप मेरे साथ एक लाइव इंटरव्यू करेंगी? मैं वादा करती हूँ कि इस इंटरव्यू के जरिए जेजे की वाइफ और नेल की बेटी होने के नाते आप अपनी पार्टी की खूबियां बता पाएंगी। मैं भी आपको सपोर्ट करने वाले सवाल ही पूछूंगी। एंड किमी भी मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके इंटरव्यू देने से इलेक्शन में जेजे की पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है तो कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। कॉल के बाद मोजो बताता है कि उस लाइव इंटरव्यू के लिए मैं तुम्हें कुछ फोटोज दूंगा जो तुम्हें शो में दिखाना होगा। अब जिना भी कंफ्यूज हो जाती है कि आपको ये सब करने के लिए कह कौन रहा है। वो कहती है कि जो भी आपसे ये सारी चीजें कह रहा है मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तब मोजो कहता है कि कोई बात नहीं, वक्त आने पर तुम मुझसे जरूर मिलोगी। दूसरी ओर दोस्तों, सिंडी के को देखने के लिए बड़ी उतावली होती है और उसके लिए कॉस्टली शैंपेन बोतल भी लेकर आती है, पर वो उसे रिजेक्ट कर देता है और सिंडी को देखना तक नहीं चाहता। वो तो भड़क जाती है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे इंसल्ट करे। अंदर ली कह रहा होता है कि मुझे पक्का यकीन है कि मैंने इस लड़की से प्यार कभी किया ही नहीं होगा। हाँ, यहाँ से दोस्तों उस लाइव टीवी शो को दिखाते हैं जहाँ जिना, किमी और एक होस्ट बैठे होते हैं। किमी तो जेजे और पार्टी के लिए तारीफों का पुल बांधने लगती है कि इस इलेक्शन में हम जीतेंगे तो हम गरीबों को नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, हम देश को तरक्की की ओर तेजी से लेकर जाएंगे। फिर दोस्तों जिना व्यूअर्स से कहती है कि अगर कोई किमी जी से सवाल करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। एंड तब ग्रे कॉल करके कहता है मेरा एक दोस्त था जो जेल चला गया बेचारा, उस पर इल्जाम लगा था कि उसने ली नाम के एक अमीर और अंधे आदमी की मौसी को मार डाला। दोस्तों ये जेजे की पहली वाइफ थी ना, उसके कत्ल के बारे में कह रहा है जिसे जेजे और किमी ने मिलकर मार डाला था। किमी तो ये सुनकर घबराई जाती है, पर जिना पूछती है वो केस तो पुराना है, फिलहाल आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तब ग्रे कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उसने ली की मौसी का कत्ल किया ही नहीं, किसी और ने किया था। उसने मुझे कुछ फोटोज भी दिए थे, क्या मैं वो फोटोज आपको भेज सकता हूँ जो कत्ल से पहले लिए गए थे? किमी दोस्तों शॉक पे शॉक हो जाती है कि ये कौन से फोटोज भेजने वाला है। वो होस्ट से कहती है कि प्लीज यहाँ पर कट कर दीजिए, और वो कहता है मैडम ये लाइव शो है, कट नहीं कर सकते। दूसरी ओर दोस्तों जेजे बड़े जोश से चुनाव प्रचार में लगा होता है। तब वहाँ पर ली और मोजो आ जाते हैं, लेकिन पहले की तरह इस बार जेजे ली से डरता नहीं। जेजे के ठीक सामने एक बड़ा टीवी होता है जिस पर उस शो में दिखाए गए फोटोज देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें जेजे और किमी के वो इंटीमेट फोटोज होते हैं जब जेजे की पहली वाइफ जिंदा थी और जेजे का किमी के साथ अफेयर था दोस्तों। तो अब लोग लाइव शो पर कॉल करके जेजे के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। जेजे तो एकदम शॉक में खड़ा रह जाता है कि ये क्या हो गया। और यहाँ पर पहली बार दोस्तों कहानी का हीरो यानी ली विलन वाली स्माइल देता है और इसी के साथ होता है पार्ट 27 का दी एंड। आगे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये हमारा दावा है। सीरीज का लगभग 75% कवर हो चुका है, बस थोड़े पार्ट्स बाकी रह गए हैं जिसमें ये सीरीज बहुत सारी चीजें पकड़ने वाली है दोस्तों। तो इंतजार कीजिए अगले पार्ट्स का, और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तो ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।